करते हैं। बेटा डीपीपी सेशन हमने बंद नहीं किया है, उसका नाम बदल दिया है, प्रैक्टिस सेशन का नाम दे दिया है। ठीक है, अब देखो अभी तक हमें क्या क्या मालूम चल चुका है पिछले 3 इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, हम लोग ये देख चुके हैं कि एवरेज पावर होती है VRMS IRMS कॉस ऑफ थीटा V माइनस थीटा I। हम देख चुके हैं एपरेंट पावर का सिग्निफिकेंस और एपरेंट पावर का मतलब VRMS IRMS। हम देख चुके हैं पावर फैक्टर का मतलब कि भाई टोटल जो एक्सपेक्टेड पावर है उसका कितना हिस्सा आप यूज कर पा रहे हो, और मैंने आपको पावर फैक्टर निकलवाया भी था कि रेजिस्टेंस के केस में पावर फैक्टर इज यूनिटी, इंडक्टर के केस में पावर फैक्टर इज जीरो लैग, और कैपेसिटर के केस में पावर फैक्टर इज जीरो लीड। ये चीज़ हम निकाल चुके हैं। इसके अलावा मैंने आपको रिएक्टिव पावर भी बताई थी, इट वॉज QL JI2XL फॉर इंडक्टर, और मैंने आपको इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी समझाया था कि ये किसके लिए डिफाइंड है। ये डिफाइंड है आपके रिएक्टिव एलिमेंट्स के लिए, यानी इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए। माना कि ये कोई एवरेज पावर या एनर्जी नहीं लेते, बट इनको रेजिस्टेंस से कंपेयर करने के लिए, ठीक है, इनको रेजिस्टेंस से कंपेयर करने के लिए वी डिफाइन दिस रिएक्टिव पावर। कॉन्ग्रेचुलेशंस अमन फॉर गेटिंग प्लेस्ड इन परसिस्टेंट सिस्टम्स। और नाम भी बहुत अच्छा है बेटा, जो कि लाइफ के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, दैट इज परसिस्टेंस। कि कुछ भी हालात हो जाएं हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग अपना अड़े रहेंगे, डटे रहेंगे जब तक कि हम जीत नहीं जाते। इसी एटीट्यूड को लेके आप लोगों को चलना भी चाहिए। एंड अ वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अमर। ऐसा ही मैं चाहता हूं कि इस चैनल से और बच्चे प्लेस हों, अलग अलग जगह पे पहुंचें, और जितनी नॉलेज उन्होंने गेन किया है इस चैनल से या क्रिएट्रिक्स चैनल से, उस नॉलेज का पूरा यूज करके जगह जगह नाम रोशन करें। ठीक है, तो बेटा यही मेरा सेल्फिश मोटिव होता है आप लोगों को पढ़ाते हुए, कि आप लोग कहीं जाओगे तो नाम स्प्रेड करोगे, आप लोग कहीं जाओगे तो यू विल मेक मी फील प्राउड अबाउट इट। चलो अब शुरू करते हैं यार। अब आज मैं आपसे क्या डिस्कस करने वाला हूं, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कॉम्प्लेक्स पावर के बारे में। ठीक है, यहां से पूरी गुत्थी सुलझ जाएगी, ये सारे पार्ट्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे यूजिंग दिस कॉम्प्लेक्स पावर। अब देखो हम क्या जानते हैं मेरे भाई, कि रियल पावर जो हमने इंस्टेंटेनियस से डिराइव की थी, और एवरेज पावर और एक्टिव पावर is VRMS IRMS cos थीटा V माइनस थीटा I। ठीक है, ये हमने देखा था। अब मैं कहता हूं कि अगर फेजर फॉर्म में बात की जाए, अगर फेजर फॉर्म के अंदर बात की जाए, तो बेटा देखो क्या होगा। यहां पे आपके लिए वोल्टेज फेजर होगा VRMS एंगल थीटा V। अब मैं कहता हूं यार कि ये जो पावर आपने निकाली है ना, एक्टिव पावर एवरेज पावर, ठीक है, एक्टिव पावर एवरेज पावर, ये जो आपने निकाली है, इसको मैं कह रहा हूं, इसको फेजर से कैसे निकाल सकते हो, इसको फेजर से कैसे निकाल सकते हो। तो सबसे पहला ख्याल मन के अंदर ये आता है, सबसे पहला ख्याल मन के अंदर ये आता है कि सर अगर VI करें, तो VI अगर करते तो VRMS IRMS एंगल थीटा V प्लस थीटा I आता। ये तो ऑब्वियसली गलत हो जाता क्योंकि यहां पे थीटा V माइनस थीटा I है, गलत हो जाता। अब मुझे एक चीज समझ आती है, थीटा I को अगर माइनस में लेना है तो ये करंट का ना आप कॉन्जुगेट कर दो, क्या होगा, IRMS एंगल माइनस थीटा I।
ये होगा IRMS एंगल माइनस थीटा आई, ऐसा आएगा। अब मैं कहता हूं अगर VI कॉन्जुगेट कर दिया जाए, अगर V में I का कॉन्जुगेट कर दिया जाए तो ये क्या होगा, VRMS IRMS एंगल थीटा V माइनस थीटा आई। क्योंकि जब दो फेजर या दो वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं तो मैग्नीट्यूड तो मल्टीप्लाई होता है लेकिन एंगल ऐड होते हैं। अब वोल्टेज का एंगल हुआ थीटा V, I कॉन्जुगेट का हुआ माइनस थीटा I, तो इसीलिए बन गया थीटा V माइनस थीटा I। अजय देखो डीसी के अंदर रियल पावर के अलावा कोई पावर नहीं होती, इसलिए इन सब का वहां पे हम लोग एनालॉजी नहीं देख सकते, वहां एक ही पावर है। ये बात समझ में आई? अब आपको ये क्लियर हुआ? भाई बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर हमने पावर तो पढ़ा है लेकिन हमें ये कभी समझ नहीं आया कि V इंटू आई कॉन्जुगेट क्यों किया। समझ आया कहां से आया कॉन्जुगेट? हमने पहले निकाला इंस्टेंटेनियस पावर VT इंटू IT करके, फिर उसका एवरेज लेके निकाला एक्टिव पावर या एवरेज पावर, वहां पे हमें दिखा थीटा V माइनस थीटा I, और उसी को जस्टिफाई करने के लिए वी हैव टेकन I कॉन्जुगेट। तो ये जो फॉर्मूला cos थीटा V माइनस थीटा I वाला आया है, ये फॉर्मूला तो नॉर्मल मेथड से आया है जहां पे कि हम इंस्टेंटेनियस पावर को एवरेज आउट किए हैं। तो उसी फॉर्मूले को मैच कराने के लिए वी हैव टेकन V इंटू आई कॉन्जुगेट। अब हम ये कह सकते हैं भाई, व्हाट वी कैन से, एक्टिव पावर और रियल पावर, एक्टिव पावर और रियल पावर P is basically real part of VI conjugate। ठीक है, रियल पार्ट इसका। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होता है? कोसाइन होता है। क्या होता है भाई? कोसाइन होता है। VRMS IRMS कोसाइन होता है। ठीक है, अब भाई अच्छा चलो आपने रियल पार्ट को तो डिफाइन कर दिया, लेकिन इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? तो इसका इमेजिनरी पार्ट होता है रिएक्टिव पावर। अजय बेटा थोड़ा सा रुक जाओ, मैं सब चीजें बताऊंगा, तुम थोड़ा सा आगे भागने लगते हो। तो रिएक्टिव पावर इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ V इंटू आई कॉन्जुगेट। क्योंकि देखो लास्ट लेक्चर में आपने ही देखा था, रियल पावर तो एक रियल नंबर होती है, रिएक्टिव पावर एक इमेजिनरी क्वांटिटी है। तो जब रियल और इमेजिनरी को जोड़ोगे इट विल बिकम कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स पावर में यहां पे देखो क्या होगा, VRMS IRMS साइन थीटा V माइनस थीटा I, साइन थीटा V माइनस थीटा I। तो ये क्या हो गया आपके पास? रिएक्टिव पावर। तो कॉम्प्लेक्स पावर जो होती है इट इज फॉर्म्ड यूजिंग द रियल एंड द रिएक्टिव पावर, द रियल एंड द रिएक्टिव पावर। ठीक है तो अब देखो आपके पास क्या क्या वैल्यूज आ गई। एक कॉम्प्लेक्स पावर आई आपके पास, इसको आप क्या लिखते हो? देखते चलना भाई मेरी बात। इस स्लाइड में मैं जो लिख रहा हूं ना इस पेज पे, यही चीजें न्यूमेरिकल में काम आएंगी। ठीक है, ये हुआ, और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं P प्लस JQ। अब दूसरी पावर एपरेंट पावर, एपरेंट पावर बेटा, एपरेंट पावर और कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है कि एपरेंट पावर इसका मैग्नीट्यूड है, तो ये क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है। दोनों में फर्क समझो, वैल्यू दोनों की सेम है लेकिन एक फेजर क्वांटिटी, फेजर तो नहीं बोलोगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक आपका रियल नंबर है। बिल्कुल लवेश, ये फॉर्मूला काम आएगा रिएक्टिव पावर का।
फिर रियल पावर, और कितना ही मुश्किल है फॉर्मूला, अगर रियल पावर में कॉस है तो रिएक्टिव पावर में साइन है। अब देखो सारी गुत्थी सुलझती हुई नजर आ रही है कैसे सारी टर्म्स रिलेटेड हैं, लेकिन मैंने आपको एक एक टर्म बेटा बहुत डिटेल में कराई है। मेरे लिए बहुत इजी होता कि एक ही लेक्चर में मैं आपको ये सारी टर्म डिफाइन करके बस इनके फॉर्मूले दे देता, लेकिन उसमें बात कहाँ बनती है, आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस कहाँ समझ आता। अब आप रिएक्टिव पावर का सिग्निफिकेंस भी समझ चुके हो, और जितने भी बच्चे इलेक्ट्रिकल में आगे कंटिन्यू करेंगे दे वुड ऑलवेज रिमेंबर कि जहां भी रिएक्टिव पावर का नाम आ रहा है वो क्यों आ रहा है और ये क्या चीज होती है। ठीक है, अब देखो इनकी यूनिट्स क्या होती हैं, इनकी यूनिट्स क्या होती हैं, बात को समझना। इसकी यूनिट कही जाती है भाई वोल्ट एम्पियर। क्या कही जाती है? वोल्ट एम्पियर, क्योंकि V इंटू आई है ना। सर वैसे पावर की अलग अलग यूनिट क्यों डिफाइन हो रही है बेटा? ताकि आप इनमें फर्क कर सको। पावर तो पावर है, बट यूनिट फिर भी हम अलग अलग लिख रहे हैं, क्योंकि पावर में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि कौन सा पावर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर सिर्फ नंबर के आगे वॉट लिख दोगे तो आप समझोगे नहीं रियल है, रिएक्टिव है, एपरेंट है या कॉम्प्लेक्स है। तो एपरेंट पावर और कॉम्प्लेक्स पावर की यूनिट सेम होती है, बस फर्क क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक उसका मैग्नीट्यूड है। रियल पावर की यूनिट होती है वॉट, रिएक्टिव पावर की होती है VAR, जिसका मतलब होता है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ठीक है, तो ये यूनिट्स याद रखेंगे, यूनिट से ही आप पावर में डिफरेंशिएट कर सकते हो, पावर को पहचान सकते हो। बात क्लियर हो गई भाई? यहां तक बात सब लोगों को क्लियर है यहां तक बढ़िया तरीके से? तो ये चार पावर्स हैं जिनका यूज AC सर्किट के अंदर किया जाता है और जिनकी नॉलेज आपको पूरी तरीके से होनी चाहिए, पूरी तरीके से चारों पावर आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट और हम देखते हैं, that is called as the power triangle। अब देखो क्या होता है, या चलो दो चीजें बता देता हूं यहां पे, पावर ट्राइंगल एंड इम्पीडेंस ट्राइंगल। ठीक है, अब ये क्या चीज होती है, पावर ट्रायंगल और आपका इंपीडेंस ट्रायंगल। सबसे पहले अगर इंपीडेंस ट्रायंगल की बात की जाए, देखो आपको ये मालूम है कि Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे आपका कॉम्प्लेक्स पावर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। देखो कभी भी ऐसा मत कहना कि Z एक फेजर है या फिर पावर एक फेजर है। ठीक है, तो बेटा Z या पावर कोई फेजर नहीं है, Z और पावर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, लेकिन फेजर कौन होते हैं? वोल्टेज और करंट। फेजर के लिए ये कंडीशन बहुत जरूरी है कि किसी भी क्वांटिटी में साइन या कॉस ओमेगा टी आना चाहिए। पावर और इंपीडेंस कांस्टेंट होते हैं, इनमें टाइम का वैल्यू नहीं होता, दैट इज व्हाई दे आर जस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दे आर नॉट फेजर्स। ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना कभी। अब देखो यार, Z को हम लिखते हैं R प्लस JX। तो हम क्या करते हैं ना, इसको ऐसे दिखाते हैं, देखो R रियल एक्सिस पे, X Y एक्सिस पे, और इन दोनों का सम पाइथागोरस के हिसाब से दिखा देते हैं Z। क्या दिखा देते हैं? Z। ये एंगल हो जाता है थीटा। थीटा कहलाता है इंपीडेंस एंगल। क्या कहलाता है? इंपीडेंस एंगल। ठीक है, अब यहां पे R क्या होता है, वैसे इसको मॉड Z लिख लो ताकि कंफ्यूज ना हो। R होता है मॉड Z कॉस थीटा, बेस ऑफ द ट्राइंगल। X होता है मॉड Z साइन थीटा। ठीक है, तो ये तो आप वैसे भी कह सकते थे ना, अगर Z को आप लिखते मॉड Z एंगल थीटा। ठीक है, मॉड Z एंगल थीटा। Z पे बेटा मैंने S पे फेजर का साइन नहीं बनाया, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी लगाया जाता है अजय, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर भी बार ही लगाते हैं, इट्स नॉट ओनली रिप्रेजेंटिंग फेजर।
वरना उसमें और एपरेंट पावर में फर्क नहीं कर पाओगे, समझे। चलो तो ये क्लियर हुआ भाई इंपिडेंस ट्राइंगल। वरना आप यहां पे ऐसे भी सोच सकते थे कि Z विल बी मॉड Z एंगल थीटा, तो मॉड Z कॉस थीटा ऐसे भी सोच सकते थे, प्लस J मॉड Z साइन थीटा। अब इसे अगर कंपेयर करोगे R प्लस जे एक्स से, तो R क्या होगा मॉड Z कॉस थीटा और X क्या होगा मॉड Z साइन थीटा। ठीक है, ये होगा। समझ गए, ये चीज समझ में आ गई भाई सब लोगों को। तो ये होता है इंपिडेंस ट्राइंगल। अब पावर भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ऑब्वियसली पावर का भी एक ट्राइंगल बन सकता है। अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एक ट्राइंगल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देन पावर इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, you can represent it using a triangle। तो पावर ट्राइंगल क्या होता है, P Q और ये होता है S। अब यहां पे देखो ये जो एंगल होता है ना, ये होता है फाई। फाई क्या होता है, फाई इज द पावर फैक्टर एंगल। अब ये चीज तो मैंने आपको एक चीज बताई थी ना कि फाई इज सेम एज थीटा, दैट इज इंपिडेंस एंगल, दैट इज इंपिडेंस एंगल। ये दोनों वैल्यू बराबर होती हैं, ये मैंने आपको बताया था। अब यहां पे एक चीज देखना, इस ट्राइंगल से आप क्या कह सकते हो, P इज S cos फाई, Q इज S sin फाई। ठीक है, ये हो गया। और दूसरी बात आप क्या कह सकते हो कि पावर फैक्टर, ये तो मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई थी, cos फाई इज P बाय S। मैंने बताया था ना पावर फैक्टर रिप्रेजेंट्स what fraction of total expected power is being utilized। कितना आप यूज कर रहे हो ना, दैट इज पावर फैक्टर। तो वो इस ट्राइंगल से भी दिख रहा है, अजय देखो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप बना सकते हो ट्राइंगल में, रियल, इमेजिनरी और हाइपोटेनस विल बी द टोटल वैल्यू। बट हम लोग जनरली जो फिजिकली सिग्निफिकेंट ट्राइंगल्स हैं, दे आर द पावर ट्राइंगल एंड द इंपिडेंस ट्राइंगल, जिनका प्रैक्टिकली एप्लीकेशन देखा जाता है। जब आप आगे आने वाले सब्जेक्ट्स के अंदर मशीन पावर सिस्टम के अंदर पावर फैक्टर करेक्शन की बात करते हो, देन यू मेक यूज ऑफ दिस पावर ट्राइंगल। अब देखो मैं कुछ कॉमन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको करा देता हूं, जो कि आपको आगे चल के काम आएंगे, तो जो आपको पता होने चाहिए। कॉमन ट्राइंगल्स, देखो जो चीजें मुझे पता है मैं आप लोगों को बिल्कुल बता देता हूं। देखो एक ट्राइंगल मुझे ऐसा पता है, इसमें ट्राइंगल भी है क्या, चलो ट्राइंगल भी है। देखो पहला ट्राइंगल, अगर ये वैल्यू 4 होती है, ये 3 होती है, तो दिस इज 5। इन सच अ केस दिस फाई इज बेसिकली 36.86। तो अब कभी आप अगर निकालोगे ना बेटा cos फाई, तो यू विल डायरेक्टली डू 4/5.8। साइन फाई, अगर आप ट्राइंगल याद रखते हो तो आपको कैल्सी की जरूरत नहीं पड़ती, 0.6। और tan फाई इज 3/4.75। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरे ट्राइंगल की बात करें भाई,
दूसरा ट्राइंगल जस्ट इसका उल्टा 3, 4 एंड 5, जहां परपेंडिकुलर और बेस आपने एक्सचेंज कर दिया। ऐसे केस में जो फाई बनता है ना, पिछले वाले का 90 माइनस होता है, तो ये बनता है 53.13। तो यहां cos फाई बनता है 3/5 यानी 0.6, साइन फाई बनता है 4/5 यानी कि 0.8, और tan फाई बनता है आपका 4/3 यानी 1.333। ठीक है, ये आ जाता है। अब इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद अगले ट्राइंगल पे आते हैं। ठीक है, चलो ये ऐसे ले लो। देखो अब की बार मैं क्या वैल्यूज दे रहा हूं, 1, 2 और √5। तो ये जो एंगल होता है ना फाई, ये होता है 26.56, नहीं 26.56 नहीं, सॉरी 63.43। ठीक है, यहां पे भी अब आप निकाल सकते हो cos फाई 1/√5, साइन फाई is 2/√5 एंड tan फाई is 2। अब आप इसका एक उल्टा ट्राइंगल भी बना सकते हो भाई। एक उल्टा ट्राइंगल माने जिसके अंदर इसका बेस बड़ा हो और हाइपोटेनस छोटा हो। तो यहां पे क्या रखोगे, 2, 1 और √5। अब की बार ये जो फाई आएगा ये पिछले वाले का 90 में से सब्ट्रैक्ट करके आएगा, यानी 26.56। तो यहां कॉस और साइन एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, देखो मैं इसीलिए कैलकुलेशन वगैरह ना एसी में थोड़ा फास्ट कर पाता हूं आगे आने वाले सब्जेक्ट्स में, ताकि क्योंकि मुझे ये चीजें पता हैं। और मुझे एक और पावर फैक्टर पता है जो कि काफी कॉमनली मैं देखता हूं। एक और मुझे ये पता है, स्पेशली अलग से लिख देता हूं, कि cos फाई अगर 0.9 दे रखा हो तो मुझे फाई की वैल्यू याद है 25.84। ये वैल्यू मुझे याद है। ठीक है, तो ये भी काफी ज्यादा आप देखोगे यूज होता है आगे आने वाले सब्जेक्ट्स के अंदर। ठीक है, cos फाई अगर 0.9 दे रखा हो तो एंगल अगर डायरेक्टली याद रखोगे तो टाइम बच जाएगा, क्योंकि कैलसी में चेक नहीं करना पड़ेगा कि यहां पे फाई कितना आना चाहिए। मजा आया भाई ये देख के? ये देख के मजा आया कि कौन कौन से एंगल ऐसे हैं जो कि आगे चल के काम आने वाले हैं। और उन एंगल्स का अगर आपको ट्राइंगल पता है तो कभी भी कैलसी की जरूरत नहीं पड़ेगी साइन, कॉस या टैन निकालने में। ये इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है। क्लियर हुआ? तो अब हम क्या क्या देख चुके, हम चारों तरह की पावर देख चुके। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको अब इसके अलावा मैंने आपको ट्राइंगल बता दिए, पावर ट्राइंगल और इंपीडेंस ट्राइंगल भी बता दिया। अब चलो एक एक एलिमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, बिहेवियर ऑफ नेटवर्क एलिमेंट्स ठीक है, तो 1 बाय 1 चलेंगे। पहले चलते हैं रेजिस्टेंस की तरफ। ये वाला सेक्शन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है यार, क्योंकि यहां पे ना एक एक एलिमेंट के लिए सारी चीजें बता दूंगा। हाँ, कराऊंगा हार्मोनिक्स वाला इस वाले टॉपिक के बाद लूंगा। ठीक है, चिंता ना करो, आज इसको पूरा वाइंड अप करके जाएंगे, भले ही हमें 1 घंटे से ज्यादा लगे। ठीक है, हाँ 5, 12 एंड 13 भी कर सकते हो, लेकिन उसके एंगल की जरूरत नहीं पड़ती है। वो बस एक पाइथागोरस का रिलेशन याद कर सकते हो कि 5, 12 और 13 ये भी एक ट्राइंगल बनता है, बट इसका एंगल कभी यूज नहीं आएगा। अब देखो रेजिस्टेंस के अंदर हम लोग क्या जानते हैं, सबसे पहली चीज कि वोल्टेज एंड करंट हैव सेम फेज। ठीक है, वोल्टेज एंड करंट हैव सेम फेज। अब यहां पे हम क्या दिखाते हैं, ये हो गया V बार
और ये हो गया आई बार। तो आप ये जानते हो यहां पे कि थीटा वी माइनस थीटा आई इज 0। तो रियल पावर वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई इज नथिंग बट वी आर एम एस आई आर एम एस। और देखो अभी अगर ये कॉन्सेप्ट थोड़े से वो भी लग रहे हो ना कि ज़्यादा हो रहा है करके, तो चिंता ना करो, जब आगे आने वाले सब्जेक्ट्स में आप लगातार इनको यूज़ करोगे ना तो आप यूज टू हो जाओगे। अभी क्या है कि जब आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन हो रहा है इन सब चीज़ों से, मैं स्लो तो लेके चल रहा हूँ, फिर भी मैं जानता हूँ कि इट इज़ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू प्रोसेस। लेकिन क्या होगा जब आप मल्टीपल सब्जेक्ट में सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपके दिमाग के अंदर बैठ जाने वाला है। अब इसके अंदर पावर फैक्टर क्या होता है, और ये जो मैं सेक्शन पढ़ा रहा हूं ना, अगर इतनी इंफॉर्मेशन भी आपके पास है तो यानी कि आप सब कुछ समझते हो जो हम यहां लिख रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस हैज यूनिटी पावर फैक्टर, इसको ना शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं यूपीएफ, एंड इट नाइदर absorbs nor delivers reactive power. It neither absorbs nor delivers reactive power, यानी इसका रिएक्टिव पावर 0 रहेगा, ना तो ये सिस्टम से लेगा ना ही ये सिस्टम को देगा। It neither absorbs nor delivers any reactive power। ठीक है, अब दूसरे पे आ जाते हैं। सेकेंड वन इज योर इंडक्टेंस। ये सब चीजें ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझना है भाई हर एक चीज। ये वाला जो सेक्शन करा रहा हूं ना, ये आपकी पीछे की सारी नॉलेज को मर्ज भी कर देगा और उसे एक स्ट्रक्चर दे देगा बहुत बढ़िया तरीके से। अब देखो इंडक्टर के अंदर यही रूल होता है ना कि भाई करंट पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करता है, तभी तो आप V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी लिखते हो। आप क्या कहते हो कि इफ करंट एंटर्स पॉजिटिव टर्मिनल तो VT इज L DIT बाई DT, जिसका मतलब ये होता है V ओमेगा, अगर इसे फोरियर में ले जाएं, J ओमेगा L I ओमेगा, ये होता है V ओमेगा इक्वल टू J ओमेगा L I ओमेगा। और इसी वजह से आप कहते हो कि I ओमेगा लैग्स V ओमेगा बाय 90 डिग्री। कैसे बोल दिया आपने ऐसा, देखो I ओमेगा इज V ओमेगा बाय J ओमेगा L, या फिर माइनस J V ओमेगा बाय ओमेगा L। माइनस J का क्या मतलब है, माइनस 90 डिग्री। तो अगर वोल्टेज का एंगल 0 लोगे तो करंट का माइनस 90 आएगा, अगर आप वोल्टेज का एंगल 0 लोगे तो करंट का एंगल माइनस 90 आएगा। अब देखो फ्रॉम साइन कन्वेंशन, मैंने आपको नेटवर्क बेसिक में एक कॉन्सेप्ट बताया था, फ्रॉम साइन कन्वेंशन वी कैन एज्यूम इंडक्टर एब्जॉर्ब्स पावर। आप ये कह सकते हो ना, साइन कन्वेंशन को देख के क्या कह सकते हो कि इंडक्टर आपका पावर एब्जॉर्ब कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल में जब करंट एंटर कर रहा है। तो अब आप यहां पे ध्यान देंगे
कि ये आपका वी ओमेगा है, ये आपका आई ओमेगा है, और ये इससे 90 डिग्री लैग कर रहा है। अब अगर मैं बात करूं यहां पे थीटा वी आपने 0 माना हुआ है, थीटा आई है -90, तो रियल पावर क्या होगी बेटा, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस 0 माइनस 90, ठीक है, विच इज 0। रिएक्टिव पावर क्या होगी, वी आर एम एस थीटा वी माइनस थीटा आई करना होता है, ध्यान रखना, साइन 0 माइनस 90, तो दैट इज वी आर एम एस आई आर एम एस। अब भैया जब कोई वैल्यू आपने मानी है कि पावर एब्जॉर्ब हो रही है, आपने साइन कन्वेंशन से क्या माना है, पावर एब्जॉर्ब हो रही है, आंसर आ रहा है पॉजिटिव, सिंस Q इज पॉजिटिव our assumption is true, our assumption is true, and we can say inductor absorbs reactive power, ठीक है, we can say that inductor absorbs reactive power। ये बात क्लियर हुई भाई यहां तक, इंडक्टर रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करता है, इतनी बात सब लोगों को क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से बताओ। तो अब इंडक्टर के बारे में आप अगर पावर फैक्टर निकालोगे तो कॉस 0 माइनस 90 यानी 0 लैगिंग, तो इंडक्टर एब्जॉर्ब्स दैट, इंडक्टर ऑपरेट्स एट लैगिंग पावर फैक्टर and inductor absorbs reactive power, inductor absorbs reactive power, ठीक है। तो देखो आपको मैं एक और फंडा यहां पे देता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है, इसीलिए देने का मेरा फर्ज बनता है। मान लो आपने ऐसे ले लिया, ठीक है, अब हम क्या जानते हैं कि इफ करंट, देखो ये चीज मैं आपको नेटवर्क बेसिक में पढ़ा चुका हूं, इफ करंट लीव्स पॉजिटिव टर्मिनल तो VT क्या लेते हैं फिर, -L dIT/dt। अब अगर फोरियर लोगे इसका, V ओमेगा माइनस साइन J ओमेगा L I ओमेगा, जिसका मतलब I ओमेगा इज V ओमेगा बाय -J ओमेगा L। अब -J जब ऊपर जाएगा तो J V ओमेगा बाय ओमेगा L, या फिर आप कह सकते हो V ओमेगा बाय ओमेगा L एंगल +90, एंगल +90, ठीक है, एंगल +90 होगा। अब एंगल अगर +90 हुआ तो आप ये कह सकते हो कि I ओमेगा लीड्स V ओमेगा बाय 90 डिग्री। यानी मेरे भाई अगर आपने करंट लीविंग मान लिया, अगर आपने करंट लीविंग मान लिया तो वो लैगिंग की जगह हो जाएगा लीडिंग। शशांक इजीली निकाल सकते हो कॉम्प्लेक्स और एपरेंट पावर, P + jQ ही तो करना है। अगर आप यहां कहो कि सर मुझे तो कॉम्प्लेक्स पावर चाहिए, P आपका 0 है और Q क्या है, Q ये आ गया आपका, तो P + jQ यानी 0 + j VRMS IRMS, ये हो गई कॉम्प्लेक्स पावर। इसका मॉड ले लोगे तो एपरेंट पावर यानी VRMS IRMS, ठीक है। अब यहां अगर बेटा फेजर बनाया जाए तो ये V है, तो ये आपका I है, ठीक है। तो यहां पे अगर थीटा V 0 है तो थीटा I कितना है 90, तो पावर फैक्टर cos 0 माइनस 90, 0 लेकिन लीड, 0 लीड हो गया। अब रियल पावर
वी आर एम एस आई आर एम एस cos 0 minus 90 that is 0. Reactive power VRMS IRMS sin 0 minus 90 यानी माइनस VRMS IRMS। ठीक है भाई। अब यहां पे एक चीज सोचो, बेटा वहां पे ऐसा साइन कन्वेंशन ही फॉलो करते हैं कि करंट पॉजिटिव में एंटर कर रहा है, इसलिए माइनस एल डी आई बाई डी टी की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब देखो मेरी बात, यहां पे एक चीज सोचना, फ्रॉम साइन कन्वेंशन वी कैन से इंडक्टर डिलीवर्स पावर। लेकिन देखो बट Q इज नेगेटिव एंड हेंस एजम्पशन इज रॉन्ग। पावर नेगेटिव आ गई ना, तो एजम्पशन रॉन्ग हो गई। सो इंडक्टर एब्जॉर्ब्स Q। तो ये ध्यान रखना, इंडक्टर रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब ही करेगा, चाहे आप करंट को लीविंग दिखाओ या करंट को एंटरिंग दिखाओ। समझ में आया? दोनों तरह से मैंने करके देख लिया। मेरे पास क्या निष्कर्ष निकल के आता है कि इंडक्टर एब्जॉर्ब्स रिएक्टिव पावर। अब ऐसे में तीसरे एलिमेंट की ओर बढ़ता हूं। तीसरा एलिमेंट मेरा होने वाला है दैट इज कैपेसिटर। क्या होने वाला है? कैपेसिटर। ठीक है। अब ये जो कैपेसिटर है हमारे पास, V बार, I बार और C। ठीक है। अब हम क्या जानते हैं भाई? हम क्या जानते हैं कि करंट इज C dV बाय dt। अब अगर आप इसका फोरियर ले लो तो I ओमेगा इज J ओमेगा C V ओमेगा, और ओमेगा C V ओमेगा एंगल 90 डिग्री। ये बोलेंगे हम। ठीक है। अजय बेटा मशीन की प्लेलिस्ट देखो, उसमें समझाया है फैराडेज लॉ। एंड प्लीज बेटा बार बार डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब देखो V ओमेगा से I ओमेगा लीडिंग आ गया। आप यहां पे ये कह सकते हो ना, I ओमेगा लीड्स V ओमेगा बाय 90 डिग्री। ठीक है। यहां से 90 डिग्री ये लीड कर गया। तो यहां पे थीटा V हो गया 0, थीटा I हो गया 90, तो पावर फैक्टर cos थीटा V माइनस थीटा I इज 0 लीड। अब बेटा अगर यहां रियल पावर निकालोगे, VRMS IRMS cos 0 माइनस 90 दैट इज 0। रिएक्टिव पावर निकालोगे तो VRMS IRMS साइन 0 माइनस 90, यानी ये कितना आया? माइनस VRMS IRMS। अब देखो मेरे भाई, यहां पे आप सिंपली क्या कह सकते हो कि फ्रॉम साइन कन्वेंशन क्या दिख रहा है? साइन कन्वेंशन क्या समझ आ रहा है कि कैपेसिटर एब्जॉर्ब्स पावर, बट Q is negative, so assumption is wrong. And hence and hence capacitor delivers reactive power.
समझ में आया? बताओ भाई। जैसे हमने डिराइव किया, ठीक है, जैसे हमने डिराइव किया कि इंडक्टर एब्जॉर्ब करता है रिएक्टिव पावर, इंडक्टर एब्जॉर्ब करता है रिएक्टिव पावर, वैसे ही कैपेसिटर डिलीवर करता है रिएक्टिव पावर। शशांक देखो, ऐसा नहीं है कि इंडक्टर पॉजिटिव साइकिल में स्टोर करेगा, नेगेटिव में डिस्चार्ज करेगा। अगर आप इस सीरीज का पहला लेक्चर देखो, लेक्चर नंबर 47 आई गेस, तो उसके अंदर मैंने आपको इंडक्टर और कैपेसिटर की पावर का ग्राफ बनवाया था। तो हाफ साइकिल के अंदर ही देखो sin 2 ओमेगा टी आया था, तो हाफ साइकिल के अंदर ही चार्जिंग भी थी, डिस्चार्जिंग भी, फिर अगली हाफ साइकिल के अंदर भी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। तो वहां sin ओमेगा टी नहीं था कि आधे में चार्ज आधे में डिस्चार्ज, वहां sin 2 ओमेगा टी था, आधे में चार्ज डिस्चार्ज फिर चार्ज डिस्चार्ज। तो एक साइकिल में 2 बार चार्जिंग आई थी और 2 बार डिस्चार्जिंग। ठीक है, ये बात समझ में आया? अब मुझे एक चीज बताओ, इसका भी उल्टा केस करके देखना है क्या कैपेसिटर में? डू वी वांट टू डिराइव द रिवर्स केस ऑफ दिस आल्सो, जहां पे कि करंट विल बी लीविंग द पॉजिटिव टर्मिनल? जल्दी से बोलो यार, ये चीज क्लियर है या फिर दोबारा से हम डिराइव, इसका उल्टा डिराइव करें? ठीक है, जल्दी बताओ, जल्दी से बोलो भाई, बताओ। क्लियर है? आगे बढ़े, बोलो मेरे भाई। चलो ठीक, समझ गए ना? चलो, तो अब देखो हम यहां पे कुछ पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाता हूं यार। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं हमारे? सबसे पहली बात, रेजिस्टेंस नाइदर absorbs nor delivers reactive power. Second, inductor absorbs reactive power. Third, capacitor delivers reactive power. ठीक है, इसके अलावा फोर्थ कि अगर लैगिंग पावर फैक्टर है, लैगिंग पावर फैक्टर का मतलब है कि करंट वोल्टेज से पीछे है, तो थीटा आई इज लेस देन थीटा ई, तो रिएक्टिव पावर विच इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा वी माइनस थीटा आई इज पॉजिटिव। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? Q इज ग्रेटर देन 0 फॉर लैगिंग पावर फैक्टर, फॉर लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, अगर लीडिंग पावर फैक्टर है, फॉर लीडिंग पावर फैक्टर थीटा आई विल बी ग्रेटर देन थीटा वी, तो रिएक्टिव पावर जो है, जो कि प्रोपोर्शनल होती है साइन थीटा वी माइनस थीटा आई के, दैट विल बी नेगेटिव। तो यानी कि Q इज लेस देन 0 फॉर लीडिंग पावर फैक्टर, फॉर लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, ये बात समझ आई? आपने वेवफॉर्म की एवरेज और आरएमएस नहीं बताया बेटा, बताया पहले चैप्टर में, बताया नेटवर्क बेसिक में, एक बार चेक करना अंकित। ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई सबको? अब देखो, ए वोल्टेज, जो कि ज्यादातर आप क्वेश्चंस में देखो करते हो, वोल्टेज इज टेकन एज रेफरेंस। ठीक है, तब आप क्या कहते हो कि V बार
इज V एंगल 0। ठीक है, अब मैं कहता हूं फॉर लैगिंग पावर फैक्टर cos फाई। अगर लैगिंग है इसका मतलब है कि करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से, करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से। तो बेटा यहां पे आपका जो करंट है दैट विल बी I एंगल माइनस फाई, I एंगल माइनस फाई। तो मैंने बताया तो नेगेटिव वैल्यू का मतलब यह है कि वो डिलीवर कर रहा है रिएक्टिव पावर, अभी तो लिखवाया। तो I एंगल माइनस फाई होगा। अब देखो एपरेंट पावर सॉरी कॉम्प्लेक्स पावर होती है V I कॉन्जुगेट। जब आप I का कॉन्जुगेट ले लोगे तो प्लस फाई बन जाएगा। यानी आपको क्या समझ आ रहा है कि लैगिंग पावर फैक्टर पे करंट का एंगल नेगेटिव था लेकिन रिएक्टिव पावर का एंगल पॉजिटिव आया है, यानी VI cos फाई प्लस J VI sin फाई। तो आ गया ना इसका इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, Q इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ S पॉजिटिव। यही तो अभी मैंने लिखवाया भी, देखो लैगिंग पावर फैक्टर में Q पॉजिटिव होता है, ये लिखवाया था अभी। कई बार क्या होता है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर लैगिंग पावर फैक्टर में एंगल माइनस होता है या प्लस। बेटा करंट का माइनस होता है और पावर में करंट का कॉन्जुगेट यूज होता है, इसलिए पावर में पॉजिटिव होता है। फॉर लीडिंग पावर फैक्टर cos फाई, अगर cos फाई लीडिंग लोगे तो बेटा जो करंट का फेजर है वो वोल्टेज से लीड करेगा, I एंगल फाई। अब कॉम्प्लेक्स पावर होती है V I कॉन्जुगेट, VI कॉन्जुगेट जब करोगे तो करंट का कॉन्जुगेट लेने के चक्कर में उसका एंगल आ जाएगा माइनस, यानी VI cos फाई माइनस J VI sin फाई। तो आ गया रिएक्टिव पावर नेगेटिव। तो यहां पे आपको क्या समझ आया कि भाई अगर हम लैगिंग पावर फैक्टर लेते हैं तो करंट का एंगल नेगेटिव, पावर का पॉजिटिव, और लीडिंग में करंट का पॉजिटिव तो पावर का एंगल नेगेटिव। ये चीज आप क्वेश्चंस के अंदर काफी ज्यादा यूज करते हो। तो मुझे बताओ पूरी इंफॉर्मेशन क्लियर है ना, रियल, रिएक्टिव, एपरेंट और कॉम्प्लेक्स पावर से रिलेटेड। ठीक है, ये पूरी इंफॉर्मेशन क्लियर है। एक पॉइंट देखो और लिखा देता हूं, बहुत बार हम ऐसा बोलते हैं, देखो लिखवा दे रहा हूं, इसमें ना ज्यादा फंसना मत यार। बहुत बार देखो ऐसा बोला जाता है इंडक्टर, देखो मेरी बात को समझना, एब्जॉर्ब्स Q, ठीक है, और ये लैगिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट करता है, इसीलिए ऐसा भी बोल देते हैं इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ के कि इंडक्टर एब्जॉर्ब्स लैगिंग Q, लैगिंग Q। समझ रहे हो? अब भाई देखो एब्जॉर्ब, ध्यान से सुनो, अब यहां से एब्जॉर्ब और डिलीवर में एक माइनस साइन आता है, एब्जॉर्ब और डिलीवर में माइनस साइन आता है, और लैगिंग और लीडिंग में भी एक माइनस साइन आता है। तो दोनों माइनस अगर कर दें तो माइनस माइनस प्लस, इसीलिए ऐसा भी लिख सकते हो इंडक्टर डिलीवर्स लीडिंग Q। देखो इसको ऐसे समझना, अभी मैंने आपको ये जो डेरिवेशन कराई थी, देखो यहां इंडक्टर डिलीवर कर रहा था, यहां इंडक्टर डिलीवर कर रहा था और पावर फैक्टर कैसा आया था, लीडिंग। यहां इंडक्टर डिलीवर कर रहा था और पावर फैक्टर आया था लीडिंग। तो इन दोनों बातों को जोड़ के ये भी तो कह सकते हो इंडक्टर डिलीवर्स लीडिंग Q, ये भी तो कह ही सकते हो इंडक्टर डिलीवर्स लीडिंग Q। नहीं तो सिंपल भाषा में समझना है, एब्जॉर्ब से डिलीवर आए तो माइनस साइन, लैगिंग से लीडिंग आए तो एक और माइनस साइन, क्योंकि आप जानते हो लैगिंग और लीडिंग में Q का साइन अपोजिट होता है। इधर Q पॉजिटिव था, इधर पॉजिटिव था, और इधर Q नेगेटिव था, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। सेम वे में आपको यह पता है कि कैपेसिटर एब्जॉर्ब्स लीडिंग Q, कैपेसिटर एब्जॉर्ब्स लीडिंग Q, या फिर आप ये कह सकते हो कैपेसिटर डिलीवर्स
कैपेसिटर का बिहेवियर इंडक्टर से जस्ट उल्टा है, डिलीवर्स लैगिंग क्यू। देखो कैपेसिटर का क्यू नेगेटिव आ रहा था, कैपेसिटर का क्यू आपका नेगेटिव आ रहा था, तो आप उस नेगेटिव को या तो डिलीवर में मान लो या फिर लीडिंग में मान लो। अरे मेरे भाई ऐसा स्टेटमेंट लिख देते हैं, बट सर एजम्पशन तो रॉन्ग है। बेटा लीडिंग में हमेशा क्यू नेगेटिव ही आता है। अगर आप लीडिंग लिख रहे हो ना, लीडिंग का मतलब है क्यू इज नेगेटिव, तो वहां पे क्यू को फिर पॉजिटिव करके नहीं ना लिखोगे, वहां पे फिर क्यू को पॉजिटिव करके नहीं लिखोगे। अगर लीडिंग लिख दिया तो इसका मतलब है कि क्यू नेगेटिव है, यहां लीडिंग लिख दिया तो क्यू नेगेटिव है। अब ये मत कहना क्यू नेगेटिव आ गया, एजम्पशन तो पलट गई, समझ रहे हो। तो आप लीडिंग लिख रहे हो, इसका मतलब है माइनस क्यू है, बस इतना मतलब समझो। तो अगर सिर्फ बाय डिफॉल्ट वी ओनली टॉक अबाउट लैगिंग क्यू, ठीक है, जनरली हम सिर्फ लैगिंग क्यू के बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है, कई बच्चे चकरा जाते हैं ऐसा कभी स्टेटमेंट आ जाए तो, इसलिए लिखवा दिया, इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ही बता रहा हूं। तो इफ ओनली क्यू इज स्पेसिफाइड इट इज लैगिंग क्यू, ठीक है। तो आपको ऑल इन ऑल ये याद रखना है कि इंडक्टर एब्जॉर्ब्स क्यू, ये इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटर डिलीवर्स क्यू, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तो बेटा ये लैगिंग लीडिंग पावर फैक्टर के चक्कर में लगा देते हैं, बट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। बट कई जगह क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने लिखवा दिया, बट इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। इसके चक्कर में अपना पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट मत हिलाना प्लीज, ठीक है। अब क्लियर है, अब क्लियर है। देखो यार एक सिंपल सी बात है, अच्छा ऐसे समझो, और सिंपल भाषा में समझाता हूं। अगर आप कहते हो कि इंडक्टर 100 kVAR या 100 VAR पावर एब्जॉर्ब करता है, तो आप ये कह सकते हो -100 डिलीवर करता है, कह सकते हो। 100 VAR लेता हूं, इसका मतलब -100 देता हूं। माइनस को आपने लीडिंग में घुसा दिया, माइनस को आपने किस में घुसा दिया, लीडिंग में। तो मैंने क्या बोला, मैं 100 लीडिंग देता हूं। देखो प्लस 100 ले रहा हूं, प्लस माने लैगिंग, तो मैंने ले लिया 100 लैगिंग मैं लेता हूं। या उल्टा बोलो तो -100 देता हूं। अब माइनस माने लीडिंग, तो मैंने कह दिया 100 लीडिंग देता हूं। माइनस साइन को मैंने किस में एब्जॉर्ब करा दिया, लीडिंग वाले पार्ट में। माइनस साइन इज रिप्रेजेंटेड बाय लीडिंग, तो मैंने बोल दिया -100 में डिलीवर कर रहा हूं या 100 लीडिंग डिलीवर कर रहा हूं, बात एक ही है। ऐसे ही आपने बोला कैपेसिटर 100 देता है, या ये कह दो कैपेसिटर -100 लेता है। माइनस को किस में लगा दो, लीडिंग में, तो कैपेसिटर एब्जॉर्ब लीडिंग क्यू। समझ गए। अब समझ आ गया क्या लॉजिक है इसके पीछे। चल अब था यार कि हार्मोनिक्स में पावर कैसे निकलती है, जो आप इतने दिन से पूछ रहे हो, पावर इन हार्मोनिक्स। अब आप एक चीज समझना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। Vm1 साइन ओमेगा टी प्लस θ1, हार्मोनिक्स तो समझते हो ना, फूरियर सीरीज, ठीक है, प्लस Vm3 साइन 3 ओमेगा टी प्लस θ3, ठीक है, Vm5 ठीक है, ये हुआ। या फिर 5 तक ही ले लो, चलो। अब आप ये मत कहना बीच के गायब कैसे हैं, वो सिग्नल में हाफ वेव सिमेट्री होती है, उससे लिखा है। अभी उस पर ध्यान मत दो, काम की बात पे ध्यान दो। Im1 साइन ओमेगा टी प्लस φ1, ठीक है, Im2, अच्छा मैंने आपको इसकी RMS वैल्यू लिखनी सिखाई थी ना फूरियर सीरीज की,
जल्दी से मुझे कंफर्म करो एक बार, आरएमएस वैल्यू लिखनी सिखाई थी? चलो यहीं तक मान लो सिखाई थी भाई आरएमएस वैल्यू लिखनी, जल्दी से बताओ। डिड आई टेल यू हाउ टू राइट द आरएमएस वैल्यू ऑफ फूरियर सीरीज? अब देखो जब आप पावर निकालते हो बेटा तो आप कहते हो इंस्टेंटेनियस पावर। आप क्या कहते हो सबसे पहले? इंस्टेंटेनियस पावर विच इज इक्वल टू पीटी विच इज एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ वीटी एंड आईटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर है पीटी विच इज प्रोडक्ट ऑफ वीटी एंड आईटी। नाउ दिस वुड कंटेन 6 टर्म्स। कितनी टर्म कंटेन करेगी ये? 6 टर्म्स। ठीक है, ये 6 टर्म आपकी कंटेन करेगी हर एक पॉसिबल प्रोडक्ट 3 इंटू 2 का। 3 इंटू 2 है ना, 3 टर्म वोल्टेज में 2 करंट में, तो कितनी टर्म आएंगी? 6 टर्म आएंगी। अब जब आप कहेंगे कि एवरेज पावर बता दो भाई, जब आप कहेंगे एवरेज पावर बता दो, तो मैं कहूंगा भाई एवरेज पावर कैसे होती है? 1/t इंटीग्रेशन ऑफ PT dt। ठीक है, नाउ विच एवर टर्म contains product of two sinusoids of different frequency। जब दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साइनोसोइड मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट किए जाते हैं, will have integration equal to 0, है ना? क्यों? क्योंकि अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साइनोसोइड ऑर्थोगोनल होते हैं। बिकॉज साइनोसोइड्स, ये मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ऑर्थोगोनैलिटी। साइनोसोइड्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, है ना? ये चीज हम जानते हैं, ये चीज हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इसी वजह से जो भी आप प्रोडक्ट लेके इंटीग्रेशन करोगे वो टर्म आ जाएगी 0। यानी हम ये कह सकते हैं एवरेज पावर would only contain terms of same frequency, सही है? सेम फ्रीक्वेंसी वाली टर्म्स आनी चाहिए। इतनी बात हमें समझ आ गई भाई, सेम फ्रीक्वेंसी की टर्म्स आएंगी। अब लिख दो यहां पे पावर कैसे लिख दोगे? देखो Vm1/√2 Im1/√2 Vrms IRMS ना, cos ऑफ वोल्टेज एंगल माइनस करंट एंगल। फिर थर्ड हार्मोनिक में भी दोनों टर्म है वोल्टेज और करंट में, Vm3/√2। समझ में आ गया ये लॉजिक? जल्दी से बताओ भाई, जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो हो जाएंगे 0। अब देखो वोल्टेज में फिफ्थ हार्मोनिक है, बट करंट में नहीं है। वोल्टेज में फिफ्थ हार्मोनिक है बट करंट में नहीं है, तो यहां पे नहीं आएगा। तो ये हो गई आपकी, क्या हो गई? एवरेज और रियल पावर। अब आप जानते हो बेटा कि एपरेंट पावर कैसे निकलती है? एपरेंट पावर का तरीका होता है Vrms इंटू IRMS, जहां पे कि Vrms क्या होती है आपकी? ये होगी √1/2
Vm1 स्क्वायर प्लस Vm3 स्क्वायर प्लस Vm5 स्क्वायर, ये होगी। फिर IRMS क्या होगी भाई? रूट हाफ Im1 स्क्वायर Im3 स्क्वायर प्लस Im5 तो था ही नहीं। तो अगर आप कहोगे पावर फैक्टर तो ये हो जाएगा P/S। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, ठीक है। ये कहां यूज होता है? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूज होता है। इसे रेक्टिफायर में कह देते हैं इनपुट पावर फैक्टर। क्या कह देते हैं? इनपुट पावर फैक्टर। समझ में आ गया भाई यहां तक? अब बताओ, अब सारी चीजें क्लियर हो गई? जितनी भी चीजें हमें जाननी चाहिए थी एसी में, मैं कह रहा हूं इससे ज्यादा कुछ जानने के लिए था भी नहीं तुम्हारे लिए। अब तुमने सारा निचोड़ लिया है। चलो एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑब्टेन एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट। एवरेज पावर माने कौन सी पावर होती है? रियल पावर, ठीक है। एवरेज पावर मतलब रियल पावर। हार्मोनिक की कोई सीरीज है मतलब? मैं समझा नहीं लवेश। अगर कोई भी वेवफॉर्म नॉन साइनोसोइडल होती है तो फूरियर सीरीज में एक्सपैंड हो जाती है ना। मान लो आपके वोल्टेज और करंट नॉन साइनोसोइडल थे लेकिन पीरियोडिक थे, तो उनकी पूरी सीरीज ओपन अप हो गई है। और क्या हुआ है? चलो जल्दी से बना दो यार। यहां पे क्या करूं ना, आप लोग पहले Z इक्विवेलेंट निकाल दो यार। Z इक्विवेलेंट निकाल दो। सबकी वैल्यू ओम्स में दे रखी है, माने ये सारे क्या हैं? इंपीडेंसेस हैं। तो ओमेगा ओमेगा के चक्कर में मत पड़ जाना। तो यहां पे Z निकाल दो। Z कैसे निकालोगे? देखो, ऊपर वाली ब्रांच का है 8 + J10, नीचे वाली ब्रांच का है 7 + J9 और ये दोनों पैरेलल में है, और सीरीज में है 5 - J2। -J क्यों? कैपेसिटर है इसलिए -J। तो मुझे बताओगे कितना आ रहा है Z इक्विवेलेंट? देख लूं एक बार, देख लेते हैं यार। 8 + आयोटा × 10, ठीक है, 7 + आयोटा × 9 डिवाइडेड बाय 15 + आयोटा × 19 प्लस 2 - आयोटा × 5 - आयोटा × 2, 8.733 प्लस आयोटा 2.737, ठीक है, ये हो गया Z इक्विवेलेंट। अब इससे ना करंट निकाल लेंगे। अगर मॉड ऑफ I निकाला जाए, मॉड ऑफ V बाय मॉड ऑफ Z, तो 100 बाय √8.733 स्क्वायर प्लस 2.737 स्क्वायर, ठीक है, यही बन रहा है भाई। 9.1526 10.925, ये बना 10 अब आपको पता है एवरेज माने रियल पावर, एवरेज और रियल पावर
इज कंज्यूम्ड बाय रियल पार्ट ऑफ जेड, है ना। इमेजिनरी पार्ट तो रिएक्टिव पावर लेता है ना, इमेजिनरी पार्ट तो आपका रिएक्टिव पावर लेता है। तो आपने क्या कर दिया, मॉड आई स्क्वायर इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड। तो 10.925 स्क्वायर इंटू 8.733, 1042.5। समझ में आया। z का जो इमेजिनरी पार्ट होता है बेटा, वो जो पावर लेगा दैट विल ऑलवेज बी द रिएक्टिव पावर। और मैंने यहां पे क्या माना है, जब तक कुछ गिवन नहीं है, आई हैव एज्यूम्ड इट टू बी द आरएमएस वैल्यू। मैंने क्या माना इसको, आरएमएस वैल्यू। जब तक गिवन ना हो वी विल एज्यूम द फेजर वैल्यू एज आरएमएस वैल्यू। चलो अगला, डिटरमाइन द पावर फैक्टर एज सीन बाय द सोर्स एंड द एक्टिव पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स। पावर फैक्टर निकालो भाई। Come on everybody, what is the power factor of this circuit? नहीं शशांक, वी स्क्वायर बाय आर मत लगाना बेटा गलती से भी, क्योंकि वो वोल्टेज टोटल वोल्टेज है आर और एक्स के अक्रॉस, यानी वो जेड की वोल्टेज है, आर की नहीं है। जब कभी वी स्क्वायर बाय आर लगाते हैं देन इन दैट केस वी कंसीडर द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, नॉट द वोल्टेज ऑफ द टोटल सर्किट। ये गलती कभी मत करना, ये बहुत सारे बच्चे करते हैं। और ये मैंने तुम्हें पता है नेटवर्क के शुरू में भी बताया था कि जब बच्चे पावर निकालेंगे ना तो आई स्क्वायर आर को लिखेंगे वी स्क्वायर बाय आर, और ये तक भूल जाएंगे कि वी कौन सी वोल्टेज होती है, वी होती है आर की वोल्टेज, ना कि टोटल वोल्टेज। चल, इसलिए मैंने बताया था सीरीज में हमेशा आई स्क्वायर आर और शंट में वी स्क्वायर बाय आर। देखें, देखो जेड इक्विवेलेंट निकाल लो। माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये हो गया। अब देखो सबसे पहली बात, अगर z का इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव आ रहा है, अगर z का इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव आ रहा है तो इट इंडिकेट्स अ कैपेसिटिव इंपीडेंस। क्या इंडिकेट कर रहा है, कैपेसिटिव इंपीडेंस, क्योंकि इंडक्टर का z में प्लस जे ओमेगा होता है, कैपेसिटर में माइनस जे बाय ओमेगा सी। तो नेगेटिव का मतलब है कैपेसिटिव, और कैपेसिटिव का मतलब है लीडिंग पावर फैक्टर। अब देखो बेटा, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पावर फैक्टर एंगल फाई इज इक्वल टू इंपीडेंस एंगल z, ठीक है। तो सॉरी, इंपीडेंस एंगल थीटा। तो जब आपने पावर ट्रायंगल सॉरी इंपीडेंस ट्रायंगल बनाया तो आप ये कह सकते हो कॉस फाई इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू आर बाय जेड। समझ आया। तो सीरीज सर्किट में आप डायरेक्टली ये भी कह सकते हो कि पावर फैक्टर इज नथिंग बट आर बाय जेड। तो यहां पे कितना आ जाएगा 6.8, नीचे z का मैग्नीट्यूड 6.8 का स्क्वायर प्लस 1.6 का स्क्वायर, और ये लीड बनेगा। ये कैसा बनेगा, लीड बनेगा, क्योंकि कैपेसिटिव इंपीडेंस है, ठीक है।
0.9734 लीड। समझ में आया? समझ में आया ना इतना? अब क्या पूछा है? एवरेज पावर। एवरेज पावर का मतलब क्या होता है? एक्टिव पावर। एवरेज पावर का मतलब क्या होता है? एक्टिव पावर। ठीक है, अब देखो अगेन आप करंट निकाल लो। लेकिन मुझे सिर्फ क्या चाहिए? इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। $4.294। अब एवरेज पावर आ जाएगी मॉड आई स्क्वायर इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड। $125.4 वॉट। समझ में आया इतना? तो आंसर विल बी ए। क्लियर हुआ? तो देखो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर क्या हुआ? पॉइंट टू रिमेंबर, ये चीज पता है मैंने आपको पहले भी लिखवाई थी एक बार इसी लेक्चर सीरीज में। मैंने आपको ये लिखवाया था पावर फैक्टर एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ जेड और एंगल ऑफ वाई विच एवर इज एप्लीकेबल। विच एवर इज एप्लीकेबल। ठीक है, इसी कारण से सीरीज सर्किट में हम ये कह देते हैं कि पावर फैक्टर इज कॉस पाई विच इज कॉस थीटा विच इज आर बाय जेड। और पैरेलल सर्किट में क्योंकि एडमिटेंस की बात होगी तो यहां पे एडमिटेंस के अंदर G बाय वाई। ठीक है, G बाय वाई कर देते हैं क्योंकि Y जो होगा वो क्या होगा? G प्लस जे बी, तो उसका भी रियल पार्ट अपॉन हाइपोटेनस, या ये कह दो बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस होगा G। अगर आप एडमिटेंस ट्राइंगल बनाते हो मेरे भाई, अगर आप एडमिटेंस ट्राइंगल बनाते हो तो आप क्या लिखेंगे? G, ये आपका B और ये आपका Y। ठीक है, तो यहां से भी निकाल सकते हो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इसका आंसर जो है ना कमेंट सेक्शन में देना। और देखो मैंने पहले ही बोला था भले ही आज का लेक्चर थोड़ा लंबा रहे लेकिन हम लोग आज ये टॉपिक वाइंड अप करेंगे। ठीक है, क्या पूछा इसमें? रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब बाय द सर्किट आपको बताना है और ये सारे ओम्स में दे रखे हैं। ठीक है, एवरीथिंग इज इन ओम्स। तो आपको रिएक्टिव पावर बताना है। दिस इज योर होमवर्क। रिएक्टिव पावर कैसे निकालोगे भाई? जो भी Z का इमेजिनरी पार्ट होगा वो जितनी पावर लेगा दैट इज रिएक्टिव पावर। जो रियल पार्ट पावर लेता है दैट इज रियल पावर।